हाँ, कूली की थियरी। कूले की सर थियरी उन्होंने, को हम लुकिंग सेल्फ क्लास थियरी के। हाँ बताइए शरद। यस सर, उनके जो सिद्धांत सर उसको हम आत्मदर्पण का सिद्धांत के नाम से जानते हैं सर। उन्होंने बताया था कि जो समाज होता है वो व्यक्ति का आईना होता है। जैसे समाज के लोग उस व्यक्ति के बारे में सोच रखते हैं और जैसा वो व्यक्ति रखता है तो उसके आधार पर ही उस व्यक्ति के स्व का निर्माण होता है। हाँ ठीक है। फिर मिड की थियरी में कैसे आप इसको अंतर करेंगे शरद? कुछ ना कुछ तो, काफी कुछ मिड भी ऐसी ही चीजें बताते हैं, सामान्यकृत अन्य के जब जनरलाइज अदर्स की बात करते हैं या सिग्निफिकेंट अदर्स की बात करते हैं। तो मिड की थियरी में, और वो भी तो कहते हैं कि भाई लोग जैसा सामान्य व्यवहार करते हैं उसके जैसे बारे में निर्णय लेते हैं वही वैसा ही व्यक्ति बनता है। हाउ यू कैन सर इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन उन्होंने, थियरी ऑफ मिड एंड कूली? हाँ। सर उन्होंने जो सेल्फ है इसको पूरी सामाजिक उत्पाद माना है। हाँ तो समाज तो दोनों में है ना, फ्रायड की थियरी में समाज नहीं है। कोई और? और कोई बताएगा? चलिए, आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कूली की और दुर्खिम की थियरी कौन सी है समाजीकरण की। कूले ने कैसे बताया कि समाज में व्यक्ति के स्व का निर्माण कैसे होता है, और अमैल दुर्खिम ने कैसे बताया है कि व्यक्ति के स्व का निर्माण कैसे होता है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग समझेंगे कि क्या है समाजीकरण का लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी, और जो दुर्खिम ने कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात कही वो क्या है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि मिड की थियरी कूले की थियरी से कैसे डिफर करती है। ठीक है। तो जैसा कि शरद ने बताया, सही बताया, ये अगर हम कहें कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी, ग्लास का मतलब यहाँ पे दर्पण का, अगर हम इसका हिंदी करें तो आप ये कह सकते हैं आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। सेल्फ मतलब आत्म या स्व कह लीजिए, स्व दर्पण दर्शन सिद्धांत। ग्लास मतलब दर्पण, जैसे हम लोग चेहरे देखते हैं अपना, फीमेल्स होती हैं वो अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए जो ड्रेसिंग टेबल होता है वहां पे वो अपने चेहरे देखते हैं। मेल्स जो होते हैं वो भी जनरली बाल संवारना, ऐसी बहुत सारी चीजें अपने को देख के आज हमने जो पहना है वो कैसा लग रहा है, कौन सा कलर हमारे ऊपर फब रहा है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें आप दर्पण में देखते हैं अपने आप को, जिसको कहते हैं निहारते हैं। और कहीं ना कहीं जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो हमारे, जिसको कह लीजिए यूनिक्स कह लीजिए, है ना, तो वो अपने आप को कैसे समाज में देखते हैं। तो कूली ने अपने सिद्धांत में ये कहा है, जैसा कि शरद ने भी बताया, कि समाज एक दर्पण है। इट इज जस्ट लाइक अ मिरर आर ग्लास। जैसे हम रोज रोजमर्रा की जिंदगी में अपने को देखते हैं कि हम कितना सुंदर लग रहे हैं, या हमारे पे कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है, या हम कौन सा कपड़ा बदल लें, हमारे चेहरे की हेयर स्टाइल कैसी है, या मेंस जो होते हैं वो अपनी बियर्ड और मुस्टैच जब शेव करते हैं तो वहां पे भी उनकी जरूरत पड़ती है। तो वो कहते हैं कि जस्ट लाइक अ ग्लास, सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ ग्लास। इसी सिद्धांत के आधार पे उनकी, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे उन्होंने इसका नाम दिया लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी। क्या है वो? कि कुली का पूरा नाम था चार्ल्स हार्टन कुली। ये प्रैग्मेटिज्म और डार्विनिज्म से काफी इन्फ्लुएंस थे। जिसे प्रयोजनवादी कलम ने बात करी थी मिड के बारे में भी, मिड ने भी अपने जो सिद्धांत दिए वो एक प्रयोजनवादी सिद्धांत को उन्होंने सोशल बिहेवियरिज्म का सिद्धांत दिया था, जो कल हम लोगों ने देखा।
कहीं ना कहीं कूली भी प्रयोजनवादी थे, प्रयोजनवाद से प्रभावित थे। और जो डार्विनिज्म है, जो डार्विन का सिद्धांत है, जिसको कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो अपने आप को सोसाइटी में फिट करेगा, जो अपने आप को सोसाइटी में, है ना, जैसे हिंदी में आप संस्कृत में कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, जो वही अपने आप को इस पृथ्वी का भोग कर सकता है, जो वीर होगा। वीर का मतलब क्या? जो अपने को इस पृथ्वी पे लोगों के साथ एडजस्ट कर लेगा, सोसाइटी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, लोगों के साथ, वही इस पृथ्वी का भोग कर सकता है। वो है वीर भोग्या वसुंधरा या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। बहुत सारे आप जंतुओं को जानते हैं, कीड़े मकोड़ों को जानते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन क्या सभी सरवाइव करते हैं? सभी नहीं सरवाइव करते, है ना। आप देखिए, अगर बैक्टीरिया इतना तेज उसका गति होती है उसके प्रजनन की, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया चाहे तो, अगर उसके सारे ऑफस्प्रिंग अगर जीवित रहें तो बहुत सारे पृथ्वी पे ही बैक्टीरिया बैक्टीरिया हो जाएंगे। लेकिन उसमें सरवाइव वही करता है जो अपने को फिट करता है इन्वायरमेंट के साथ। यह है डार्विनिज्म। और कूले इन दोनों ही सिद्धांतों से इन्फ्लुएंस थे, दोनों ही सिद्धांतों से प्रभावी थे। इनका जो इन्होंने जो मैक्स वेबर की साइकोलॉजिकल थियोरी थी, जो सोसाइटी को समझने के लिए मैक्स वेबर ने दिया, उसको उन्होंने एग्जामिन किया। और उन्हीं उनका एग्जामिन करने के बाद ही इन्होंने अपनी थियोरी दी, जिसका जो इनकी बुक का नाम था ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ये इनकी किताब का नाम है, जिस किताब में इन्होंने अपनी लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी के बारे में चर्चा किया है। जो इनका पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, इस ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर का जो किताब है, इस किताब में उन्होंने अपनी पूरी चर्चा किया है कि कैसे व्यक्ति के स्व का विकास होता है, अर्थात व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है। इस चीज के लिए उन्होंने अपना लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दिया, जिसे आप आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत कहते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ रिलेशन आर हाउ वन व्यू वन सेल्फ इज नॉट अ सॉलिटरी फेनोमेना। आपका जो व्यक्तिगत संबंध है वो केवल आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, या सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जो स्व के संबंध हैं वो किसी के भी साथ, पारिवारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, संस्थागत संबंध हो, किसी भी प्रकार के संबंध की जो बात आप करते हैं, वो केवल एक अपने खुद के लिए नहीं है। उसका खुद का जो सॉलिटरी एकदम उसी के द्वारा जो व्यू किया जा रहा है वो चीज नहीं है, बट रादर इंक्लूड्स अदर्स। उस सेल्फ के रिलेशन में, उस व्यक्ति के आत्म के संबंध में दूसरे लोग भी इंक्लूड होते हैं। जैसा कि मीड ने भी कहा था कि हम किसी के साथ क्या व्यवहार हैं, ये तो हमारा है, जिसको कहते हैं आई, है ना। आई एंड मी का थियरी हमने कल आपसे चर्चा किया था। तो आई जिसको आप कह रहे हैं कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और दूसरे मेरे उस व्यवहार को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो अदर्स आ गए यहाँ पर। सोसाइटी वहां पे भी है, सोसाइटी यहाँ पे भी है। तो यहाँ कहते हैं कि जो सेल्फ का रिलेशन है, व्यक्ति का जो संबंध है सोसाइटी के साथ, संस्था के साथ, पारिवारिक जनों के साथ, मित्रों के साथ, वो दूसरे लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उस स्व के संबंध में दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। और इसलिए सोसाइटी और इंडिविजुअल, वो ये कहते हैं कि समाज को व्यक्ति से, व्यक्ति को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। इनकी ये थियरी कहती है कि व्यक्ति को समाज को व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही अनसेपरेबल पार्ट्स हैं सोसाइटी के, या जो व्यक्ति के स्व हैं, इस स्व के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं, दोनों को ही महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन जो सेम थिंग जो उन्होंने कहा कि बट कलेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम थिंग। जो सोसाइटी और इंडिविजुअल, आप कलेक्टिवली किसी चीज को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे लोगों को कलेक्ट करते हैं, लोगों के बारे में, लोग आपके बारे में कैसा देखते हैं, वैसे ही आप बनने की कोशिश करते हैं, जैसा लोग आपको चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग पॉसेसेस एन इनहेरेंट टेंडेंसी। वो कहते हैं कि कुछ ऐसी व्यक्ति में जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। रीच आउट, कोई भी व्यक्ति घर में बंद नहीं रह सकता,
है ना, ये इनहेरेंट टेंडेंसी है। अगर व्यक्ति है तो वो बाहर सोसाइटी में लोगों से जा करके घुलना मिलना, बातचीत करना, अंतःक्रिया करना, ये उसकी इनहेरेंट टेंडेंसी है। अगर मानव है तो ये चीज करेगा, भले ही कम करे या ज्यादा करे, ये डिपेंड करता है व्यक्ति के अपने प्रकृति के ऊपर भी, कि व्यक्ति कितना किसी के साथ घुलता मिलता है, कितना किसी के साथ नहीं घुलता मिलता है, जिसके आधार पे आप साइकोलॉजी में उसको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में, और फिर बाद में एम्बीवर्ट की कैटेगरी में भी रखा। तो ये उसका इनहेरेंट टेंडेंसी है कि वो लोगों के साथ मिलेगा, इंटरेक्शन करेगा, और जितने भी उसके सराउंडिंग्स हैं, जो भी चीजें उसके इर्द गिर्द हैं, है ना, जैसे अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, बस में यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तो ये आपका नेचर है, ये इनहेरेंट टेंडेंसी है आपकी। बहुत से लोग बहुत दूर तक मुंह बंद करके जा सकते हैं, है ना, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको अगर इसमें सोशल मीडिया को भी लेकर के आइए, तो आप भले कितना हो साई नेचर के हो, कितना हो आप इंट्रोवर्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत आपको अभिव्यक्त करना पड़ता है, एक्सप्रेस करते हैं आप। चाहे वो फेसबुक पे कर रहे हो, चाहे ट्विटर पे कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पे अपनी बातें आप स्टेटस लगा रहे हो, या फिर आप अपनी प्रोफाइल की डीपी बदल रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी इनहेरेंट टेंडेंसी है। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, जो आपकी सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जैसे आज सोशल मीडिया का बहुत जमाना है, फेसबुक पे भी आप कोई भी, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो थोड़ी सी कोई भी काम करते हैं तो वो फेसबुक पे डालते हैं कि हमने आज ये किया, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब अपने दिन भर की हर एक एक्टिविटी को वो शेयर करते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, ऐसे बहुत सारी चीजें, व्हाट्सएप पे, है ना, तो या टेलीग्राम पे, वो आप लोग अपना करते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इट इज अ इनहेरेंट टेंडेंसी, यह व्यक्ति की एकदम जन्मजात प्रवृत्ति है। व्यक्ति इंटरेक्ट करेगा, व्यक्ति दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेगा ही करेगा। तो व्यक्ति सोशल इंटरेक्शन करता है, वो बहुत ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी भूमिकाएं कैसे होने वाली हैं। वो अपनी भूमिकाओं को समझता है। जैसे आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, आप मान लीजिए रेल में यात्रा कर रहे हो, तो आप अपने सहयात्री के साथ यदि आप इंटरेक्ट करेंगे तो खाने पीने की चीजों के बारे में, या अगर जैसे ट्रेन होता है दूसरे किसी का दिया खाना ना खाए, तो अपने व्यवहार के बारे में, हॉबी के बारे में, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, ये सारे जो विभिन्न प्रकार की जो भूमिकाएं व्यक्ति की होती हैं, दूसरे जो उसको बताते हैं उससे भी समझता है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी को खुद ही नहीं पता। आदमी को अपनी गलतियों के बारे में नहीं पता होता है, हमको हमारी गलतियों के बारे में नहीं पता होगा, आप बता सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको व्यक्ति के बारे में नहीं पता होता है, अच्छाइयों के, अभी आप ही से पूछ लिया जाए, मान लीजिए एक बहुत लाइफ स्किल के बारे में, कि आप अपनी 5 अच्छाइयां और 5 कमियां बताइए, यदि किसी से भी पूछ लिया जाए कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस व्यक्ति का बहुत कम होता है। इसलिए वो कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन प्लेज ए मोर इंपॉर्टेंट रोल देन मेनी ऑफ अस रियलाइज टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। हमको अपने खुद को जानने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया बहुत जरूरी है। अगर आप समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं करेंगे तो आप अपने बारे में भी नहीं जान सकते। इंडिविजुअल्स डेवलप देयर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ बाय ऑब्जर्विंग हाउ दे आर परसीव्ड बाय अदर्स। लोग आपको कैसे प्रत्यक्षीकृत करते हैं, जो व्यक्ति है उसका जो स्व का डेवलपमेंट है, वो अपने बारे में तभी जानता है कि लोग उसके बारे में कैसा समझते हैं, कैसा मानते हैं। जैसे हम कल आपसे बात कर रहे थे कोऑपरेशन की, कि आपको कोई, आपके क्लासमेट्स आपको कितना कोऑपरेटिव मानते हैं, कितना सहयोगी मानते हैं, उसके हिसाब से भी आपका व्यवहार बदलता है। और इसी को उन्होंने कहा कि लुकिंग ग्लास सेल्फ है। जैसा लोग आपको व्यवहार कर रहे हैं, जैसा लोग आपको परसीव कर रहे हैं, वो आपके लिए एक दर्पण की तरीके है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े होकर के बाल संवारते हैं, है ना, कपड़े देखते हैं कि कैसा लग रहा है, ठीक है, या बाल का संवारना, ये सारी चीजें जो भी आप करते हैं, वो आपको अपना चेहरा दिखाता है, आपको अपनी प्रकृति दिखाता है कि आप कैसे लग रहे हैं। वैसे ही समाज आपके लिए एक दर्पण है, और दर्पण आपको बताता है कि आप कैसे लग रहे हैं। और यही बात आपका, जैसे हमने अभी बात आपसे बात करी, जो डिजिटल एज है आज की डेट में,
रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ आइडेंटिटी। जैसे तमाम लोग यूज करते होंगे ट्विटर, उस पर हैशटैग चलाते हैं, है ना। कोई किसी को, जैसे फेसबुक पे आप पोक करते हैं या किसी की खिंचाई करते हैं, है ना, तमाम तरह के कमेंट्स, अच्छे भद्दे कमेंट्स, ये सारी चीजें, तो ये आपके वो नेचर ऑफ आइडेंटिटी, आपका सोशलाइजेशन एंड द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ सेल्फ, मतलब ये सारे जो सोशल मीडिया हैं, जो डिजिटल एज आज के समय में है, जब आदमी कहते तो इसको हम क्या है, सोशल मीडिया, है ना, हम इसका नाम देते हैं सोशल मीडिया, क्या है, सामाजिक माध्यम में बना हुआ है लोगों से सामाजिकता निभाने के लिए। लेकिन आप देखिए कि जितना आप उसको सोशल मीडिया कहते हैं, वो अपने आप में कितना कटा हुआ है। घर में चार हैं, चार लोग, अगर चार सदस्य हैं, मम्मी पापा और दो उनकी संतानें, सबके अपने अपने मोबाइल हैं। शायद ही कभी बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं, वो अपने मोबाइल में बिजी, वो अपने मोबाइल में बिजी, वो अपने मोबाइल में बिजी, और सब और कह रहे हैं सोशल मीडिया। सोसाइटी से सब कटे हुए हैं। किसी को किसी के व्यवहार से या किसी को किसी के कार्य से, किसी के संबंध से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। वो मोबाइल पे कह रहे हैं सोशल मीडिया, और सोशल सोसाइटी से ही कट गए हैं सब लोग अलग, वो अपने कमरे में बिजी, वो अपने घर में बिजी, वो अपने घर में बिजी, वो अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, और कह रहे हैं सोशल मीडिया। तो ये एक नया वर्ल्ड हमारे सामने आ रहा है, एक नया संसार हम बना रहे हैं जो डिजिटल वर्ल्ड है। सोसाइटी और ग्लास से कैसे, उन्होंने कहा जैसे सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ ग्लास। समाज ठीक एक दर्पण की तरीके है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आप किसी के लिए सहयोगात्मक प्रवृत्ति रखते हैं, किसी के लिए असहयोगात्मक प्रवृत्ति रखते हैं, ये लोगों के माध्यम से, लोगों के इंटरेक्शन के माध्यम से ही आपको पता चलेगा। जैसे रिफ्लेक्ट होता है, हम रिफ्लेक्शन के द्वारा हमको अपनी चेहरे दिखाई देते हैं, वैसे ही आप जो व्यवहार करते हैं सोसाइटी में लोगों के साथ, आप समाज में लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जैसी प्रतिक्रिया करते हैं, या जिस प्रकार का भी व्यवहार उनके समक्ष आप प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही आपकी सेल्फ डेवलप होता है। आप यदि किसी के साथ गुस्से से बात करेंगे, आप यदि किसी के साथ बहुत ऑटोक्रेटिक वे में बात करेंगे, तो आपका उस तरह का बनेगा नेचर, आपको उस तरह से सेल्फ आपका वैसा डेवलप होगा। लुकिंग सेल्फ ग्लास थियरी में जो मुख्य बातें कुली ने बताया कि पीपल्स रिएक्शंस टू अस आर लाइक अ मिरर इन विच वी आर रिफ्लेक्टेड। जैसे एक दर्पण है, जिसे शीशा भी कहते हैं हम लोग ठेठ भाषा में, है ना, ये दर्पण है। इस दर्पण में ये औरत जो है वो अपनी चेहरा देख रही है कि कैसा हम दिख रहे हैं, है ना। वही आजकल फेसबुक पे भी बहुत सारे आते हैं वो प्ले करने के लिए कि आप पिछले जन्म में क्या थे, है ना। वो आपकी एक्टिविटी, जितनी आप फेसबुक एक्टिविटीज करते हैं उसके हिसाब से वो कुछ एक ह्यूमर टाइप का सेंस बनाता है फेसबुक पे, तमाम आप पिछले जन्म में क्या थे, आप अगले जन्म में क्या होंगे, और भी बहुत सारी चीजें। आप आज से 80 साल की एज में आप कैसे दिखेंगे, है ना, इस तरह की बहुत सारी चीजें आप देखते हैं फेसबुक मीडिया पे, तो वो भी लोग अपना शेयर करते हैं वो, तो वो रिफ्लेक्ट करता है आपके व्यवहार को। बिलीव इन ए मिरर इमेज ऑफ अवर सेल्फ। हम अपने ही जो हमारा इमेज है उसी में हम अपने आप को, हमारा स्व, कहने का मतलब हमारा जो सेल्फ का डेवलपमेंट होता है वो इसी इमेज के, या जो लोग हमको परसीव कर रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वैसे ही हम बनते हैं। एंड द imaginations people have of one another are the solid fact of society। जैसा लोग आपको देख रहे हैं, जैसा आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, और लोग आपको जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी सोसाइटी बनती है। और इमेज ऑन व्हाट वी थिंक अदर पीपल सी, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं जैसा लोग हमको समझते हैं। यदि कोई कहे कि आप बहुत ईमानदार हैं, तो आप ईमानदारी के गुण आपके अंदर आना शुरू होता है। इंटरिंग इनटू, जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में गए, आप मान लीजिए डिपार्टमेंट में अब जल्दी खुलने वाला है, डिपार्टमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय खुल गया 15 सितंबर से, कुछ लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ, हो सकता है आपका डिपार्टमेंट भी खुले। आप डिपार्टमेंट में आए, कक्षा में बैठे हुए हैं, और अचानक से आपका कोई क्लासमेट क्लासरूम में एंटर करता है।
इसके पहले खूब खूब गॉसिप हो रही थी, खूब बातचीत हो रही थी, सब आपस में खूब बातचीत कर रहे थे, और जैसे उस व्यक्ति को देखा सब लोग चुप हो गए एकदम से। कोई उठ करके वहां से चला गया, कोई कहे उसे कुछ नहीं रहा है। ये एक एग्जांपल बता रहे हैं। मान लीजिए आप क्लास में सारे लोग, कुछ लोग आपस में आप लोग बातचीत कर रहे हैं, और आपका कोई ऐसा क्लासमेट आया, उस क्लासमेट के आने की वजह से सब लोग चुप हो गए, कोई किसी से ज्यादा बहुत इंटरेक्शन नहीं कर रहा, कुछ लोग उठ करके चले गए उनकी बात को। तो ये कैसा मैसेज देगा? ये उस व्यक्ति को लेकर, अरे यार मेरे आने से सब लोग क्यों चुप हो गए, क्यों वो फला व्यक्ति चला गया? इट मीन्स कि क्लास आपको पसंद नहीं कर रही है। ऐसी अगर सिचुएशन बनती है, सिचुएशन, तो सोसाइटी वो क्या, वो आपके लिए एक दर्पण की तरीके है कि आखिर क्या वजह थी कि मेरे क्लासरूम में आने की वजह से जितने मेरे क्लासमेट्स थे सब चले गए, या वो बातचीत नहीं कर रहे हैं अब, या बहुत धीरे धीरे गुपचुप तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि हम न सुनने पाए। ये एक, वो जो लोगों का इंटरेक्शन है आपके लिए, वो आपके लिए एक किस तरह से है कि कैसे लोग आपको परसीव कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके जो मित्र होते हैं झूठे आपको कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे, झूठे में आपको अप्रिसिएट करते रहेंगे, आप वैसा काम किए नहीं है लेकिन आपको चढ़ाने के लिए, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप समझ ही नहीं पाते। जैसे बहुत सी ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिसको कहते हैं दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। वो अपने कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे टीचर भी बहुत सारे होते हैं कि वो अपने कुछ नहीं कहेंगे, वो दूसरे किसी के कंधे के ऊपर बंदूक रख देंगे और फायर कर देंगे, और आपको समझ ही नहीं पता चलेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा क्या हो गया, आप जान ही नहीं पाएंगे। तो लोगों को कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मित्र ही आपका मिसयूज कर लेता है, आपको बहुत चढ़ाएगा कि अरे यार तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो यार मेरे बहुत मित्र हो, या तुम मेरी ये हेल्प कर दो, आज मुझको 10,000 रुपए दे दो, मेरा ये काम है तुम्हारे पास, तो तुम कितने दयालु हो, तुम सबका सहयोग करते हो। अब ये चीज कह करके आपको वो अप्रिसिएट करें, आपको कॉम्प्लीमेंट दें, और बदले में आपको वो चढ़ा करके और आपका कोई मिसयूज कर ले। ऐसे बहुत से लोग करते हैं। तो आप ये क्या, वो जो लोगों की जो परसेप्शन है, आप कहेंगे भाई अरे तुमने उनको भी दिया पैसा, उनको भी पैसा दिया था, उनको भी पैसा दिया था, आप तो उनको देते रहते हो तो हमको भी दे दो। तो वो जो सोसाइटी में आपका जो नेचर है कि सबको देने वाला, पैसे देने वाला, या जैसा भी आपको, तो वो आपको कम्प्लीमेंट देगा कि तुम तो बहुत दयालु हो, आप तो ऐसे सबका सहयोग करते हो, मेरा भी सहयोग करो। तो ये अप्रिसिएट करना, ये कॉम्प्लीमेंट देना व्यक्ति के, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। इसीलिए मैंने क्लासरूम में एंट्री की बात करी, या किसी को झूठे का अप्रिसिएट करना, झूठ मूठ का कमेंट करना, मतलब कॉम्प्लीमेंट देना, या अच्छे के लिए कंप्लेंट देना, तो आप अच्छे के तरीके होंगे, अगर उसका आप मिस यूज करना चाहते हैं तो उस तरह से। तो पॉजिटिवली निगेटिवली दोनों तरीके से आपकी सेल्फ ग्लास काम करती है। इसके तीन अजम्पशंस बताए कुली ने। एक कहे कि एन इंडिविजुअल इन ए सोशल सिचुएशन इमेजिन्स हाउ दे अपीयर टू अदर्स। पहला अजम्पशन क्या है, एक धारणा उन्होंने बनाई कि कोई एक व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति में दूसरों के द्वारा कैसे देखा जाता है। मतलब जैसे हमने कहा कि कोई आपसे पैसा मांगता हो, तो वो लोग, एक व्यक्ति के लिए नहीं, कई लोगों के द्वारा वो कैसे समझा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है ना। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए भी हो जाए और कई लोगों के द्वारा भी हो जाए। तो यहां पर जो लोग आपको कैसे देख रहे हैं, लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, उस सामाजिक परिस्थिति में एक बात, एक एजम्पशन वह है, एक धारणा ये है। दूसरी बात कहते हैं पुले कि द इंडिविजुअल इमेजिन्स अदर्स जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस। वो जो व्यक्ति होता है, जैसा लोग हमारे बारे में कैसा परसेप्शन, जैसे मेरे बारे में परसेप्शन है लोगों का कि बहुत अकड़ू है ना, मान लीजिए इस तरह का अगर कोई मेरे बारे में परसेप्शन रखता है, या बहुत रूड बिहेवियर है इनका, तो ये लोगों, ये एक सामाजिक परिस्थिति, आप हमसे बातचीत करने आए, हम आप हमसे कुछ पूछेंगे भी ना, तो हम भी डायरेक्ट आपसे सीधे नहीं बताएंगे। मेरा अपना नेचर है, मैं ये जानता हूं इस बात को। तो हम आपको सीधे नहीं बताएंगे, हम आप ही को कहेंगे कि आप ऐसे करिए। या मान लीजिए कोई हमसे पूछने आए कि सर हम ये कर, मान लीजिए कोई 10th पास किया और हमसे कहे कि सर हम 12th में क्या ले लें, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि तुम्हारा ये है तो तुम ये, अब हम उसको तमाम तरह की चीजें बताएंगे कि तुम्हारा रुचि क्या है, तुम्हारे कितने परसेंट नंबर थे, तो जिसमें अच्छा है वो आप ले लो। हम उसको नहीं कहेंगे कि आप ऐसा ले लो, वैसा कर लो। और एक गाइडेंस काउंसलर का एक बहुत
बहुत, अगर आपसे आप किसी को गाइड कर रहे हो, आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हो, तो जरूर आपको पता होना चाहिए कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। आप उसको कभी सीधा रास्ता मत बताइए, उसको इतना कैपेबल कर दीजिए कि वो खुद अपनी रास्ता बनाना शुरू कर दे। इसलिए हमसे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, हम सीधे किसी को बताते नहीं। हम जैसे हमारे अंडर जिन लोगों का डिजर्टेशन भी होगा, वो लोग भी जानते होंगे इस बात को, हम सीधे सीधे आपसे कुछ नहीं कहेंगे, वो लोग कहेंगे कि आप टॉपिक बताइए। हम कभी नहीं आपको टॉपिक बताएंगे, हम आप ही के इंटरेस्ट के बारे में कहेंगे कि भाई आपका इंटरेस्ट क्या है, आप बताइए। फिर हम आपको आपकी कैपेबिलिटी जान करके फिर आपके रास्ते के लिए उसमें बताएंगे। तो पहली बात तो यह कि उस सिचुअल सिचुएशन में आप कैसे लोगों के लिए अपीयर होते हैं, कैसे लोग आपको देख रहे हो। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियां देखी जा रही हैं जिस व्यक्ति के बारे में, दैट इंडिविजुअल इमेजिन्स, लोग उसके बारे में कैसा निर्णय लेते हैं। जैसे हमको कोई कहे कि बहुत रूड है, बहुत अकड़ू टाइप के हैं, कुछ भी सीधे नहीं बताते, और मेरे प्रश्न का आप हमसे कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको प्रश्न से ही दूंगा और आप समझ जाएंगे। हम आपको उत्तर नहीं देंगे, आप हमसे कोई प्रश्न पूछेंगे, मैं आप ही से प्रश्न पूछ जाऊंगा, आप समझ जाएंगे, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। जिसको कहते हैं कि प्रश्न ही प्रश्न का जवाब हो। वो एक गाना है ना, एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। तो ये इंडिविजुअल इमेजिन्स अदर्स जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस। व्यक्ति फिर सोचता है कि लोग मेरे बारे में कैसा सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में बहुत बहुत लिबरल तरीके से सोचते हैं। तो जैसा व्यक्ति सोचते हैं वो जजमेंट जरूरी है कि लोग मेरे बारे में मुझको कैसे जज कर रहे हैं, मेरे बारे में कैसे निर्णय ले रहे हैं। ये दूसरा एजम्पशन है उनका। एक पहली बात हो गई कि इस सिचुएशन में लोग उसको कैसे देख रहे हैं। दूसरा, उस व्यक्ति को लोगों के द्वारा कैसा निर्णय लिया गया, अच्छा लिया गया, खराब लिया गया, वो दूसरा एजम्पशन। और तीसरा है द इंडिविजुअल डेवलप्स फीलिंग्स अबाउट एंड रिस्पॉन्स टू दोज परसिव्ड जजमेंट्स। जो आपने मेरे बारे में अच्छा समझा, आप मेरे बारे में बुरा समझे, इसके आधार पर मेरी अपनी भावना विकसित होगी कि जैसे आप मान लीजिए आपने मेरे बारे में खराब सोचा कि ये तो बहुत खराब है, ये अच्छे नहीं है, इस तरह की फीलिंग अगर मेरे बारे में रखें, तो उस हिसाब से मैं उस निर्णय के लिए मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। आप हमको खराब कहेंगे तो हम खराब की तरीके रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे। मतलब कई लोग अगर हमको खराब, अगर उस तरह का मेरा मेरा जो नेचर विकसित कैसे होगा, खराब समझने वालों के लिए खराब की तरीके विकसित होने की कोशिश करेगा, और अच्छे वालों के लिए अच्छे तरीके के भी हमारा स्वाद विकसित होने की कोशिश करेगा। तो ये तीन तरह के जम्पन्स हैं। पहला कि एन इंडिविजुअल इन अ सोशल सिचुएशन इमेजिन्स हाउ दे अपीयर टू अदर्स, दूसरों के लिए वो कैसे दिखाई देता है। सेकंड, द इंडिविजुअल इमेजिन्स अदर्स जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस, जैसा लोग उसके बारे में देखे उसके हिसाब से वो अपने बारे में कैसा निर्णय लेता है। और तीसरी बात, द इंडिविजुअल डेवलप्स फीलिंग अबाउट एंड रेस्पॉन्ड्स टू दोज परसीव्ड जजमेंट, जैसा आपने मेरे बारे में निर्णय लिया, उस व्यक्ति के लिए उस सामाजिक परिस्थिति में लोगों ने जैसा उसके बारे में निर्णय लिया, उसकी फिर वो परसीव करता है कि हमको अगले व्यक्ति के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे हम अनुक्रिया करें उसके इस व्यवहार का, ये चीजें वो फीलिंग में लेकर के आता है। जैसे आप कह लीजिए कि आप आईना में देखते हैं कि हम कोई कपड़ा पहने हैं, या मान लीजिए कोई महिला अगर लहंगा पहनी तो कैसे दिखाई देते हैं, कैसे लगते हैं, बाल ठीक से हमारे संवारे हुए हैं कि नहीं, है ना, इस तरह की चीजें आप वहां पर देखते हैं। तो उनका कहना था कि जो व्यक्ति के स्व का निर्माण हो रहा है, वो लोग कैसे उसके बारे में सोच रहे हैं, अर्थात लोगों की राय उसमें कैसी है, उसमें अगर हीनता की भावना पैदा होगी, मान लीजिए मेरे बारे में लोग अरे मुझे तो सब बुरा ही बुरा कहते हैं, अगर हीन भावना डेवलप हो गई तो मेरा स्व वैसे डेवलप होगा। अगर श्रेष्ठता का भाव मेरे अंदर डेवलप हो गया कि अरे हमको तो बहुत लोग अच्छा कहते हैं, तो मेरा स्व का डेवलपमेंट श्रेष्ठता की तरफ होगा। जैसे मान लीजिए कि परिवार के कई लोग या मित्र अगर उसको बार बार कहेंगे तुम बहुत नाटे हो, है ना, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं है, या तुम बुद्धिमान नहीं हो, तो इस तरह की चीजें अगर उसके अंदर अगर होगा भी, या अगर कहेंगे तुम बहुत क्रोध करते हो, बहुत लड़ाकू हो, इस तरह की कोई बात अगर करेगा तो व्यक्ति का स्वर का निर्माण उसी हिसाब से होने लगता है। तो ये है आत्मदर्पण, आत्मदर्शन का दर्पण।
आप अपने को कैसे दिखाई देते हैं उस दर्पण में, ऐसे ही आपका स्व विकसित होता चला जाता है। ठीक है। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल लिया कि कमरे में आप अगर आए और सब लोग आपस में बातचीत करना बंद कर दें, है ना, तो ये एक ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां पर व्यक्ति, लोग कैसे उसको परसीव कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसको समझ आने लगती हैं, वैसे ही उसका स्व का विकास होता रहता है। अब इसका बहुत सारे लोग, ये तो एक बात कूली ने कहा कि हम जैसा व्यवहार करते हैं वैस जैसा लोग हमको परसीव कर रहे हैं उसी के बारे में हम फीलिंग लिखते हैं, उसी के बारे में हमारे वैसा स्व डेवलप होता है। तो कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च किया, तो बहुत सारे इंपेरिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए और कोरिलेशन देखा गया कि हमारा जो परसेप्शन है, जो हमने परसीव किया, और लोगों के जो रिस्पॉन्सेज थे, है ना, उसमें जो एक्चुअल जजमेंट कैसा था, मतलब जैसा हमने परसीव किया, क्या लोगों के रिस्पॉन्सेज भी वैसे ही थे, या लोगों ने जैसा हमसे रिस्पॉन्स किया क्या हम वैसे ही बने, इसके बारे में इंपेरिकल एविडेंसेस कुछ रिसर्च करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर ये देखा गया कि इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएशन दिखाई दिया। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जैसा लोग हमको समझते थे वैसा हम, हमारा परसेप्शन वैसा बन गया, हमारा सेल्फ ऐसा डेवलप हो गया। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जैसा लोग परसीव कर रहे थे या जैसा लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वैसे उसका डेवलप नहीं हुआ, है ना। तो दोनों तरह के वेरिएशंस मिले जब एम्पिरिकल के। तो आप क्लियरली, मतलब बहुत वेग टाइप का, इसीलिए कूली के सिद्धांत को मिड के सिद्धांत की तुलना में बहुत ज्यादा क्लियर समाजशास्त्री नहीं मानते हैं, है ना। मिड के सिद्धांत को इससे ज्यादा क्लियर वो मानते हैं क्योंकि वहां पर आत्मचेतन की बात करते हैं, यहाँ पर किसी की आत्मचेतना नहीं विकसित हो रही, यहाँ पर जैसा लोग, जिसको जैसा देखा वैसे ही व्यक्ति का रिस्पॉन्स यहाँ पर हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे देखा गया कि इनएक्यूरेट था, मतलब जैसा लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे वैसा कभी डेवलप भी हो जा रहा था, कभी नहीं भी डेवलप हो रहा था व्यक्ति का, मतलब जो उसका सेल्फ इमेज जैसा था वैसा कभी हो भी रहा था, कभी नहीं भी हो रहा था। इंपेरिकल एविडेंसेस बहुत ज्यादा इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी कूले के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। समाज में हमारे स्व का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में कूले ने विस्तार से अपनी बात यहाँ पर रखी है, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। माइंड सेल्फ एंड सोशल, माइंड सेल्फ एंड द सोशल ऑर्डर में आप देख सकते हैं उसमें कि ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में क्या बातें उन्होंने कही है। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है। हाँ। अब दूसरी बात यहाँ पर बात उठती है कि समाज को खुले भी महत्वपूर्ण मानते हैं और समाज को मिड भी महत्वपूर्ण मानते हैं। आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना, जो भी मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा कि कैसे आप दोनों में अंतर कैसे करेंगे। तो एक अंतर यहाँ पर समझने की हमारी है कि हम कुछ बेसिक की पॉइंट्स रख सकते हैं जिसके आधार पर हम कूले के सिद्धांत को और मिड के सिद्धांत को अलग अलग कर सकते हैं। पहली बात कि कूली के सिद्धांत में इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसा उन्होंने अपने एजम्पशन में भी रखा है कि आप व्यक्ति को और समाज को अलग करके नहीं दे सकते, दोनों अनसेपरेबल है। ये बात कूली मानते हैं कि व्यक्ति और समाज, मतलब व्यक्ति का जो स्व, स्व के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, आत्म के विकास के बारे में बात कर रहे हैं कि व्यक्ति का जहां तक स्व की बात है, तो स्व के विकास के लिए व्यक्ति के स्व को आप इंडिविजुअल में और सोसाइटी में अलग अलग करके नहीं देख सकते, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जबकि मिड की थियरी में सोसाइटी को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आपको आपको ध्यान होगा जब हम कल आपसे बात करते हैं जनरलाइज्ड अदर्स के बारे में, तो आपने ये कहा कि लोग आपके बारे में कैसे जनरलाइज कर रहे हैं। जो सामान्य सामान्य जजमेंट, कई लोगों का सामान्य जजमेंट आपके लिए कैसा है, आपने जो व्यवहार किया, सामान्यतया लोग कैसे आपके आपके व्यवहार को जज किए, वो वहां पर सोसाइटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के व्यवहार की तुलना में व्यक्ति के स्व के डेवलपमेंट के लिए समाज ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं मिड। दूसरी बात, कूले ने कोई चरण नहीं बताए हैं अपने स्व के विकास के। कूले की आप थ्योरी देखिए तो कूले की थ्योरी एक सिंपल है कि आप अपने दर्पण में, जैसे समाज, आप जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं वैसे समाज में आप अपने व्यवहार को देखते हैं, उसी व्यवहार के हिसाब से आपका सेल्फ डेवलप होता है। लेकिन मिड में
दो, आप हमने आपको स्टेजेस भी बताए थे, जिसमें एक हमने आपको प्ले स्टेज बताई थी और गेम स्टेज बताया था। और वहां पर आप वो कहते हैं 2 चरणों में आप कह सकते हैं कि आई मतलब मैं और मुझे का सिद्धांत इसीलिए कहते हैं कि मैं कैसा व्यवहार करता हूं और मुझे लोग कैसा परसीव करते हैं, मेरे बारे में लोग कैसा निर्णय लेते हैं। तो ये 2 तरह से डेवलप होता है। हालांकि शुरुआती दौर में आई और मी दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू के रूप में विकसित होते हैं। तीसरी बात आप कह सकते हैं कि सेल्फ इज एजम्पशंस एंड कांट से, यहां पर कूले के सिद्धांत में जो स्व का विकास होता है उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, है ना। जैसे हमने कहा कि आप लोगों के आने की वजह से कोई उठ करके चला गया, या लोग आपको चढ़ा करके आपका मिसयूज कर रहे हैं, है ना। इसलिए आपको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए ऐसी सिचुएशन, सामाजिक परिस्थितियों में भी, कि कोई आपको आपको कोई मिसयूज ना कर ले आपका। और खास तौर से आप जब इस विश्वविद्यालय में हैं, तो आप जब छात्र हैं, तो आपके हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है। आप इस शक्ति का चाहें तो इस पूरी व्यवस्था को बदलने में आप यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जामवंत जी की तरह, एक बार और हमने आपसे किसी वाक्य पे चर्चा किया था कि हनुमान जी को अपना शक्ति भूल गया, तब उनको जामवंत जी ने याद दिलाया, कहा कि काचुप प्रसाद रहो बलवाना, आप क्यों शांत बैठे हैं, आपके पास इतनी कैपेबल है कि आप समुद्र को एक छलांग में लांग सकते हैं। जब उनको अपनी शक्ति का एहसास हुआ, तो वैसे ही एजुकेशन, सारा एजुकेशन सिस्टम, पूरी शिक्षा की व्यवस्था केवल विद्यार्थी के लिए है। और विद्यार्थी यदि अपनी शक्ति को पहचान ले तो वो पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को बदल सकता है, ये उसके अंदर पावर है। तो यहां पर सेल्फ की एजम्पशन आप कुछ कह नहीं सकते कूले की थियोरी में कि सेल्फ कैसे डेवलप होगा। जैसा सामाजिक परिस्थिति होगी और इंडिविजुअल के स्व के साथ सोसाइटी जैसी परिस्थितियां बनाएंगी, वैसा सेल्फ डेवलप होगा। और एम्पिरिकल रिसर्चेज भी इस बात को बता रहे हैं कि कभी तो परसेप्शन में वैसा डेवलप हो गया, और कभी जैसा लोगों ने रेस्पॉन्ड किया वैसा नहीं डेवलप हुआ। इसलिए कांट से नहीं कह सकते। लेकिन मिड की थ्योरी में कहते हैं कि धीरे धीरे आई और मी के इंटरेक्शन के साथ मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या निर्णय ले रहे हैं, इन दोनों के बीच अंतः क्रिया होती है, तो व्यक्ति का आत्मचेतना विकसित होती है ना। उन्होंने कहा क्या बाद में कि वो इसको एसिमिलेट करता है कि मैं जैसा व्यवहार कर रहा हूं लोग मुझे वैसा मान रहे हैं, इसलिए फिर धीरे धीरे इस इंट्रैक्शन के द्वारा वो सेल्फ को वैसा ही मानने लगता है, वैसा ही उसकी चेतना विकसित होती है, उन चीजों को वो एसिमिलेट करता है, आत्मसात करता है, और वैसा ही विकसित हो जाता है। ये चीज मिड के डिफरेंस में, मिड और कुली में ये एक बेसिक। हेलो। यस सर। यस। हाँ, ये जो तीसरा जो था कि आप उनको डेवलपमेंट के बारे में बात कहते हैं कि जो व्यक्ति के चेतन का विकास है वो मिड की थियरी में ज्यादा स्पष्ट है ना। वो कहते हैं कि लास्ट में उसका सेल्फ कॉन्शियस, उसका सेल्फ कॉन्शियस कॉन्सेप्ट, उसका सेल्फ विकसित होता है, स्व विकसित होता है, क्योंकि आई और मी के बीच जो इंटरेक्शन होता है उससे सेल्फ का, उसका विकास होता है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि कूली के सिद्धांत में केवल एक व्यक्ति का परसेप्शन भी व्यक्ति को बदल सकता है। यदि एक व्यक्ति उसको चाहे तो यूज कर ले और उसको कॉम्प्लीमेंट देता रहे, उसको अप्रिशिएट करता रहे उसकी गलत कार्य के लिए भी, और वैसा व्यक्ति बन सकता है। लेकिन मिड की थियरी में सेल्फ इज डेवलप्ड बाय जनरलाइज्ड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। यहां पर सामान्य व्यवहार जो लोगों के साथ आप कर रहे हैं वैसे सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। और यहां कूली कहते हैं कि यहां पर व्यक्ति का जो स्व है वह इस तरह से डेवलप हो रहा है कि एक व्यक्ति भी चाहे तो उस व्यक्ति के स्व के विकास, विकसित होने में पॉजिटिव या नेगेटिव रोल अदा कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं कूली और मिड के सिद्धांत की। इसमें यदि किसी को कोई बात हो तो भी रख सकता है, फिर हम लोग आगे डुर्खिम के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। बताइए। ये बेसिक डिफरेंस है कूली और मिड के थियरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के लिए।
अभी तक किसी का कोई प्रश्न? सर सर हाँ कूलिंग की बोलिए। कहीं भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, तो फिर इस थ्योरी को लागू क्यों किया गया है? नहीं, लागू नहीं भाई, ये तो सिद्धांत है ना, उन्होंने दिया अपना सिद्धांत। बाद में इसके ऊपर इंपेरिकल रिसर्चेज करी गई, और इंपेरिकल रिसर्चेज में ऐसा देखा गया कि भाई कुछ तो उसके परसेप्शन के हिसाब से व्यक्ति का सेल्फ ऐसे डेवलप हुआ, कहीं कहीं नहीं भी हुआ। तो बहुत ज्यादा मतलब एक्यूरेट उसके जो इंपेरिकल जो डाटा बेस्ड जो रिसर्चेज की गई उसमें बहुत ज्यादा हमको नहीं मिले हैं। लेकिन सिद्धांत उन्हें प्रतिपादित कर दिए तो हम पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी का एक्सटेंशन मिड ने किया है। जब वो कहते हैं जनरलाइज्ड अदर्स की और उसके आत्म सेल्फ कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, देखिए कहने का मतलब है कि सिद्धांत जो है तो सिद्धांत अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होता। अच्छा, अब आप देखेंगे तो आपको फ्राइड के सिद्धांत भी सही लगेगा, फ्राइड के भी कहीं ना कहीं बातें उनकी सही हैं, फिर मिड की भी बातें सही हैं। तो अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग पॉइंट्स पे सारे समाजशास्त्रियों ने अपनी बातें रखी हैं। बात सही और सर गलत लेकिन की कूलिंग नहीं की है। थ्योरी से हाँ। सर इनकी थ्योरी से कहीं भी नहीं लगता कि कुछ भी सही है। सर जैसे इन्होंने कहा है कि हमें सेल्फ के बारे में जानना, अपनी आइडेंटिटी के बारे में जानना, तो लोगों के नजरिए को जानना होगा, ये कहते हैं। तो सर कई बार ऐसा होता है कि हम समाज को देखते ही, जैसे मान लो मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा किया, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में इंटरकास्ट मैरिज की है सर, तो समाज तो मेरे बारे में मेरी अच्छाइयों को भूलकर वो एक चीज पे मेरा अपना वो परसेप्शन दे देंगे, एक आइडिया बना लेंगे, एक इमेज बना लेंगे कि मैं कैसी हूँ। तो सर उसके बेसिस पे थोड़ी ना मैं अपना आप को इवेलुएट कर पाऊंगी कि मेरी आइडेंटिटी ये है। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल गलत हुई फिर। ऐसे तो व्यक्ति नर्वस हो जाए, डिप्रेशन में आ जाए, अगर उनकी थ्योरी को मानने लग जाए तो, और अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी को चेंज कर ले वो तो। नहीं, यहां देखिए क्या है निशा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये हर हर एस्पेक्ट में यदि इस चीज को लागू करने की कोशिश करेंगी तो नहीं होगा ना। सभी परिस्थितियों में एक ही सिद्धांत लागू हो ये सही नहीं है। ऐसा अच्छा होता नहीं है। आप सोसाइटी में ऐसा देखते नहीं है, कभी कभी लोग आपका मिसयूज कर लेते हैं, आपका गलत फायदा उठा लेते हैं, आपको चढ़ा देते हैं, और आप चढ़ जाते हैं, और फिर आप जैसा वो कहने लगते हैं वैसा करने लगते हैं। ऐसा होता है समाज में। आप लोगों को भी कभी ना कभी किसी ने मिसयूज किया होगा। तो जहां तक लोगों के परसेप्शन की बात है, अच्छा देखिए, जैसे आपने किसी का एग्जांपल मान लीजिए लिया कि जैसे किसी ने इंटरकास्ट मैरिज किया, और फिर सोसाइटी में लोग उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। अब ये लोगों का परसेप्शन, इससे इससे क्या हुआ कि आपका परसेप्शन निगेटिव वे में हो रहा है। लोगों ने आपके बारे में मान लीजिए गलत परसेप्शन किया, मान लीजिए मैं इंटरकास्ट मैरिज किया, और लोग कहें कि अरे वो तो अंतर जातीय विवाह किए हैं, वो क्या समाज की बात करेंगे। अब मुझे कहीं ना कहीं इस बात की फीलिंग होगी कि समाज में इंटरकास्ट मैरिज जो है वो ठीक नहीं है, समाज उसको ठीक नहीं मानती, समाज उसके बारे में गलत गलत बातें करती है। तो मेरा स्वभाव ऐसे डेवलप होगा, और इतना अगर हो गया तो हो सकता है आने वाले समय में मैं अपने बच्चों को भी उस तरह की छूट न दूं, या मैं उनका सेल्फ ऐसे डेवलप करूं कि वो इस तरह के काम ना करें। ये एक हो सकता है ये। या यदि आप इतने तगड़े हैं, आपकी इतनी रेजिस्टेंस पावर है कि आप, और वैसे ही लोग समाज बदलते हैं, यदि आपके अंदर इतनी रेजिस्टेंस है, आप उस बात को शो कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, तो बदलाव होगा। ये सोशल चेंज का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी के बीच और आपके बीच, ये कॉन्फ्लिक्ट में एक नई चीज पैदा होगी। तो सिद्धांत आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा सिद्धांत सही है कौन सा सिद्धांत गलत है। हाँ, रेफरेंस में, संदर्भ में वो सिद्धांत कितने लागू होते हैं ये परिस्थितियों के हिसाब से जज किया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति तो अपने आप के बारे में खुद गलत, इस थ्योरी को मान के तो। क्या कह रही हैं? तो आवाज कट लेकिन रही है इस थ्योरी, आपकी। हेलो। चलिए, अभी हम यस सर। दुर्खिम के सिद्धांत के बाद फिर इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग इमाम दुर्खिम का भी सिद्धांत देख लें, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। एक और छोटी सी थियरी है, छोटी सी कह लीजिए या बड़ी सी कह लीजिए, जैसा भी। इमाम दुर्खिम का नाम आप लोग शुरू से सुनते चले हुए आ रहे हैं।
इनका कार्यकाल 1858 से लेकर के 1917 तक था। एक बात, जैसे हमने आपको फ्रॉयड के बारे में बताया, वैसे ही दुर्खिम ने भी अपने किसी भी राइटिंग्स में, किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की बात नहीं कही है। ठीक है, ये उनके फॉलोअर्स हैं, उनके ऊपर स्टडी करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उनके सॉलिडरिटी थियरी के वो बेस्ड मान करके सोशलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, फ्रायड ने भी कहीं सोशलाइजेशन शब्द नहीं यूज किया था और दुर्खिम ने भी नहीं यूज किया है। ये कहते थे कि जो हमारा जो रोल है व्यक्ति के समाज में, जो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं हैं, वो उसकी पर्सनालिटी को बनाती हैं। जैसे आपके पर्सनालिटी बनाने का मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस में विश्वास करते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, ये सारी चीजें सोसाइटी में जैसा आप रोल प्ले करते हैं, जैसी भूमिका निभाते हैं, वैसे उन चीजों को वो डिस्क्राइब करता है। कैसे डिस्क्राइब करता है, इसके लिए उन्होंने कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी दी। एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की, दैट इज सोशलाइजेशन बाय एडॉप्टिंग द बिहेवियर ऑफ ग्रुप। जिस चीज को सामूहिक रूप से लोग एडॉप्ट करते हैं, वो व्यवहार जो समाज में सब लोग स्वीकार करते हैं, वैसे ही व्यक्ति का स्व विकसित होता है। ये मानना था दुर्खिम का, इसलिए उन्होंने कहा कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामूहिक प्रतिनिधित्व, ऐसे व्यवहार का जो सब लोग मानेंगे, जो सोसाइटी के व्यवहार को सब लोग जिसमें बिलीव करेंगे, सबका एक्सेप्टेंस होगा, उस तरह का व्यवहार, उस तरह का स्व व्यक्ति के अंदर डेवलप होता है। और इस चीज के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी में विस्तार से दिया है। क्या वो कहते हैं थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन क्या है इनकी, वो तीन तरह के, अगर हम इनकी पूरी थ्योरी को स्टडी करें तो तीन की कॉन्सेप्ट्स इसमें निकल करके आते हैं। एक है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, दूसरा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, और तीसरा है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। एक है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना, व्यक्ति स्वयं में क्या सोचता है, क्या विचारता है, उसके अपने बिलीव्स, अपने ट्रेडिशंस, अपने चीजें क्या है, मतलब वो अपने बारे में जो उसके खुद के व्यक्तिगत रूप से जो उसकी चेतना है, एक वो सोशलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। दूसरा सामूहिक रूप से जो चेतना डेवलप होती है, जिसमें समूह के सभी, समाज के सभी लोगों की जो चेतना है, सब लोग जो उसमें बिलीव करते हैं, उससे समाजीकरण होता है। और वही चीज आपको कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में दिखाई देती है, सभी लोगों के व्यवहार में वही चीज आपको दिखाई देगी, वो आपका सोशलाइजेशन बन जाएगा। कैसे होता है ये? एक बात वो कहते हैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की, जिसको आप कह सकते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व, सामूहिक रूप से जिन चीजों को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको उन्होंने कहा कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। फिर है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, व्यक्ति का स्व या व्यक्तिगत चेतना कैसी है, शुरुआती दौर में व्यक्तिगत चेतना से ही चीजें निकल करके आती हैं, ऐसा उनको मानना था। और नेक्स्ट वो कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसको आप सामूहिक चेतना की बात करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है ये? तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है किसी भी सोसाइटी की सामूहिक रूप से जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक समाज के सभी लोगों के विश्वास एक जैसे होते हैं, उनकी भावनाओं भी कमोबेश मेजर एस्पेक्ट अगर कहें तो एक जैसी होती हैं, और उस समाज के एजम्पशंस भी एक जैसे होते हैं, है ना। जैसे अगर आप तरह तरह के हिंदू समाज, मुस्लिम समाज की बात करें, रिलीजन के आधार पे या ग्रामीण और शहरी के आधार पे बात करें, तो ये एक प्रकार की अगर समाज होगी तो उसमें कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आपको दिखे, सब लोग एक ही चीज में विश्वास करेंगे। जैसे गांव में सब लोगों के पास खेती थोड़ा बहुत होगा तो सब लोग खेती में विश्वास करेंगे, उनके उस गांव की अपनी फीलिंग भी एक तरह की होंगी, उनके एजम्पशंस भी एक तरह के होंगे। तो ये उन्होंने कहा कि ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज का? हमारे बिलीव्स का, फीलिंग्स का, एजम्पशंस का, ट्रेडिशंस का, आइडियल्स का, वैल्यूज का, ये सारे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होते हैं। और इसमें सभी सदस्यों की स्वीकार्यता होती है। ये जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, जिसको सब लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सब लोगों का विश्वास होगा, तो वो सभी मेंबर्स में दिखाई देगा, सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे।
दूसरी बात वो कहते हैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, शुरुआती दौर में व्यक्ति के अपने ये जितने भी बिलीव्स होंगे, है ना, जो फीलिंग्स होंगी, एजम्पशंस होंगी, है तो सोसाइटी की कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन शुरुआती दौर में स्व के विकास के प्रथम चरणों में वो पर्सनल होता है व्यक्ति का। जैसे आप पूजा पाठ भी करते हैं ना, तो व्यक्ति पर्सनली चीजों को, रोज धूपबत्ती दिखाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, मंदिर में दर्शन करने जाना, या मस्जिद में जाकर के नमाज के बारे में देखना, या अपने पहनावे के बारे में, ये सारा कुछ इनिशियली वो पर्सनल होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है। लेकिन धीरे 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 वो इंटरेक्ट करता जाता है लोगों के साथ, कई लोगों के साथ। शुरुआती दौर में तो वो व्यक्तिगत होता है, उसका जितना भी कॉन्शियस खुद का उसका डेवलप होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो इंटरेक्शन के साथ, वो लोगों के साथ, कई लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर वही इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चेंज हो जाता है। और इसी को उन्होंने कहा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैसे बनता है, कि जो इनिशियल पर्सनल उसका डेवलपमेंट था, लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, ये मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एक्सेप्ट कर लेते। मान लीजिए, जैसे हम एक एग्जांपल इसमें ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि सती प्रथा था, पहले इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस था, लोग उसको स्वीकार करते थे, है ना, महिलाएं थी सती हो जाया करती थी, उनका व्यक्तिगत स्वीकार्यता भी थी धीरे धीरे। और जब सोसाइटी में खूब हुई, कई लोग करने लगे, किसी ने शुरुआत किया होगा, कई लोग करने लगे पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए, तो ये इनिशियल लोग जब सब एक्सेप्ट करने लगे तो कलेक्टिव, सब लोग एक्सेप्ट करने लगे तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो गया। तो उस सोसाइटी में हर जगह सती प्रथा, जैसे जौहर की प्रथा राजस्थान में, वो आप लोग देखते हैं, वो आपको दिखाई देता है। तो वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस था, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चेंज हो गया जब सब लोग उसको बिलीव करने लगते हैं, और यही रिफ्लेक्ट होता है कलेक्टिवली। यही आपको समाज में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा कि वहां पर जौहर प्रथा थी, फिर प्रथा बन जाती है। वो पहले इंडिविजुअल को ये शुरू किया होगा, लेकिन जब कई लोग उसको स्वीकार करते गए, स्वीकार करते गए, स्वीकार करते गए, तो फिर वो कलेक्टिवली आपको रिप्रेजेंट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, सोसाइटी में दिखाई देने लगता है। ये की कॉन्सेप्ट डुर्खिम ने अपनी सोसाइटी, अपने एक तरह से कह लीजिए सोशलाइजेशन के पीरियड में दिया। एक जगह वो कहते हैं कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो वो कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ओबे एंड फॉलो। समाज में कोई ऐसे बिलीव्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, आइडियल्स जो हैं, वो समाज के लोगों का उत्तरदायित्व भी होता है कि उसको वो अनुपालन करें उसका। एक तो क्या है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बनता कैसे, इसके बारे में बताया उन्होंने, कि हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन सामाजिक मूल्यों का, ट्रेडिशंस का, परंपराओं का वो पालन करे, और उसको एक तो पहले उसको ओबे करे, उसको माने, और उसको फॉलो भी करे। जैसे हम आपसे बार बार कहते हैं परंपरा के बारे में कि अभी चैत्र का महीना आएगा और सबके घर में माता माई रखी जाएंगी, है ना, और वो माता माई रखने का क्या है ट्रेडिशन, पुरखे पुरनिये जहां पे कलश रख करके पूजा कर रहे थे, जहां पे दिया जला रहे थे, जहां पे हाथ का छापा मार रहे थे, वहीं पे किया जाएगा, उसी घर में होगा, वहीं साफ सफाई करके उसी जगह पे होगा। आप उस जगह को बदल नहीं सकते, नहीं तो घर में भूचाल आ जाएगा, कोई ना कोई अनहोनी होने लगेगी। ये क्या है, ये आपका उस परिवार के लिए कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, सब लोग उसको फॉलो करेंगे। कोई नई आने वाली बहू होगी, वो भी उसको फॉलो करेगी, और उसकी सास भी फॉलो की होंगी, उस सास की सास, उन सास की सास, उन सास की सास भी उसको फॉलो करती हुई चलती आ रही होगी। तो ये आपको ओबे करना, फॉलो करना एक जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व तो आप मानते हैं। और कहीं ना कहीं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके ऊपर मोरल प्रेशर होता है, नैतिक दबाव भी होता है, आपका उसके लिए नैतिक दबाव होता है, मोरली आपके ऊपर प्रेशर होता है कि हमको ये चीज मानना है, नहीं तो समाज में हमको लोग क्या कहेंगे, यदि हम ये बात नहीं मानेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे। तो आपके ऊपर एक नैतिक दबाव होता है। फिर समाज भी आपको बलपूर्वक उसको मानने के लिए कहती है। कुछ लोग अगर ऐसा कहें मोरल प्रेशर है, हम तो नहीं मानते, तो क्या जरूरत है हमको इसको मानने की। अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो समाज में आपके ऊपर लोग दबाव डालेंगे, कह रहे यार मानने में क्या होता है, कर लो, जो जैसे वैसे होता है वैसे ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है आपको करने में। तो आपके पास मोरल प्रेशर है, आपके पास सोसाइटी के फोर्स हैं कि आपको उसको करना है। और यही जब आपकी मोरल प्रेशर की वजह से, आपकी अपना उत्तरदायित्व समझने की वजह से, या लोगों के द्वारा बलपूर्वक मानने की वजह से
ये एक कलेक्टिव रेस्पॉन्स में आता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि छोटे बच्चे को पैर छूना सिखाना है ना। पहले बच्चा उसको उत्तरदायित्व के समय घर में कोई आए तो पैर छूना है, फिर अगर मोरल प्रेशर बन जाएगा कि अरे अगर मैं पैर नहीं छूंगा तो समाज में लोग क्या कहेंगे कि कैसा लड़का है पैर भी नहीं छूता है, फिर पापा मम्मी जबरदस्ती एक एक झापड़ मार करके कहेंगे तो को पैर छूना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे उसके कलेक्टिव रिस्पॉन्स में सामूहिक रूप से बन जाता है, तो हर घर में लोग इस चीज को करना शुरू कर देते हैं। और यदि आप उस बात को नहीं माने, अगर आपने थोड़ा बहुत ना नुकुर किया, तब आपको, अगर आपने अनुपालन नहीं माना तो आपके लिए दंड होगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, आपके घर का कोई पानी नहीं पिएगा, है ना। गांव में भी बहुत जगह पे होता है। तो अगर आपने डिसोबे किया तो आप दंड के भागीदार होंगे। नेक्स्ट आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटिंग इन कलेक्टिव लाइफ साइकिल। इसलिए पनिशमेंट के डर से कि कहीं हमको समाज निकाला ना मिल जाए, देश निकाला ना मिल जाए, इसलिए आप उसको कलेक्टिवली आपकी लाइफ स्टाइल में वो आ जाता है। ये सारी चीजें इतने प्रेशर की वजह से वो जो व्यवहार आपका है वो आपकी लाइफ स्टाइल में, आपके जीवन पद्धति में वो आ जाती है, आपकी शैली बन जाती है वैसा करना। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके कलेक्टिव बिहेवियर को। और लास्ट में धीरे 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 आप उसको इंटरलाइज कर लेते हैं, आत्मीकृत कर लेते हैं, और वैसे ही आपका सामाजिकरण होना शुरू हो जाता है, वैसे ही आपका विकास स्व का विकसित हो जाता है। वही सारे रिचुअल्स, वही सारे परंपराएं, ट्रेडिशंस को आप मानने लगते हैं, और वो कलेक्टिवली सभी लोगों के व्यवहार में हमको दिखाई देने लगता है। ये है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जिसको दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में बताया है। वो एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने अपने कृति में एग्जाम्पल दिया है सुसाइड का, है ना, कि आखिर लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। आप देखिए तो न्याय व्यवस्था में ऐसा भी है कि आपने अगर किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया, तो किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना भी जुर्म है, वो अपराध है। तो लोग सुसाइड क्यों करते हैं? लोग उनको प्रोवोक कर देते हैं, है ना। ये भी एक हो सकता है कि आप किसी को चढ़ा करके कोई सुसाइड कमिट कर ले, या फिर आप कह सकते हैं कि सोशल फिनोमेना ऑफ रिलीजन, कि धर्म का सामाजिक घटनाक्रम क्या है, कैसे धर्म समाज के साथ कैसे कोरिलेट करता है, इन चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक जगह एग्जांपल देते हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडरिटी की। इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है। ऐसे वो एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कुछ लोग भीड़ में हैं, भीड़ भीड़ और समाज में अंतर हमने आपको पहले ही बताया। व्यक्ति भीड़ में कैसा व्यवहार करता है, जैसे अभी मान लीजिए विश्वविद्यालय नहीं खुल रहा हो, सारे छात्र आकर के लगे आंदोलन करने हर डिपार्टमेंट के कि नहीं खोला जाना चाहिए, लगे ईटा पत्थर चलाने। अब आपका व्यक्तिगत ऐसा मंतव्य नहीं होगा कि आप ईटा पत्थर चलाएं, लेकिन चूंकि भीड़ ईटा पत्थर चला रही है, लोगों के कार के शीशे तोड़ रही है, लोगों को मार पीट रही है, हिंसा कर रही है, तो आप भी करने लगते हैं। ये क्या है? ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। जब आप किसी समूह के सदस्य होते हैं तो भीड़ अगर कोई तोड़फोड़ करने की कोशिश करती है तो आप भी तोड़फोड़ करने लगते हैं। आपका मंशा नहीं है करने का, आपका इंडिविजुअल डिजायर सप्रेस्ड इन क्राउड, आपकी व्यक्तिगत इच्छा उस भीड़ में दबा दी गई। उस भीड़ में जैसे लोग कर रहे हैं वैसा आप भी करने लगे। और दूसरी बात आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस बाय द क्राउड, आपकी व्यक्तिगत इच्छा दबा दी गई और आपकी व्यक्तिगत इच्छा अब रेगुलेट होने लगी है, इन्फ्लुएंस होने लगी है भीड़ की इच्छा से। भीड़ क्या चाहती है, वो भीड़ जैसा करने की कोशिश करने लगेगी, वैसा आप करने लगेंगे। और कलेक्टिव डिजायर डोमिनेटेड, इस तरह से जो कलेक्टिव डिजायर है, जो व्यक्तिगत आपकी जो सामूहिक रूप से जो वांछित आपके जो व्यवहार है वो होने लगे। जैसे अभी दमोह में घटना भी आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि कुछ किशोर व लड़कियों को निर्वस्त्र करके पानी बरसाने के लिए दरवाजे दरवाजे पे भीख मांगने के लिए भी आज ही कल की घटना है, शायद आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो। ये क्या है? हो सकता है उन बच्चियों की न भी इच्छा रही हो, और कौन ऐसा चाहेगा भाई कि हम कपड़े निकाल करके और नंगे हो करके ऐसे हम सोसाइटी में जाएं, किसी के घर हम मांगे कोई चीज, नहीं चाहेगा कोई। लेकिन वो जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या है, ऐसी मान्यताएं चलती चली आ रही हैं कि यदि किशोरियां निर्वस्त्र होकर के दरवाजे दरवाजे पे जाकर के अगर भीख मांगेंगी तो उस स्थिति में पानी बरसेगा खूब ढेर सारा। तो ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, आप वैसा कर रहे हैं तो कलेक्टिव डिजायर आपका डोमिनेट हो गया, इन्फ्लुएंस्ड हो गया क्राउड से, और आप ऐसा करने लगते हैं।
एंड सेम हैपन विद सोशल ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड आइडियल्स। और यही हमारे समाज धर्म की व्याख्या करने के लिए दुर्कheim ने यही सिद्धांत लिया था। हम अपने सामाजिक परंपराओं में अपने जो रिचुअल्स हैं, जो आइडियल्स हैं, उसमें इस चीज को हम करने लगते हैं और इसी तरह से हमारा सामाजिकरण होना शुरू हो जाता है और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे ऊपर प्रेशर भी बनने लगता है। हम नहीं चाहते हैं तब पर भी हमको करना पड़ता है। आपके घर में यज्ञ, आपका यज्ञ करने में जरा सा भी इच्छा ना हो, लेकिन पापा कहते हो कि अरे बैठने में क्या जाता है, तो आपकी ना इच्छा होते हुए भी बैठ करके आप यज्ञ करते हैं। शंकर जी पर दूध न चढ़ाने की वजह से आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों को दूध दे दिया जाए, लेकिन फिर भी आप शंकर जी के लिंग पे जाकर के दूध चढ़ाते हैं। ये सारे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल आप दुर्कheim के सिद्धांत में दे सकते हैं। इस तरह से आप दोनों सिद्धांत, कूली और दुर्कheim के सिद्धांत को ऐसे हम यहाँ पर कलेक्टिवली देख सकते हैं। हाँ, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो हम लोग बातचीत करेंगे। बताइए। सर यहाँ पर जो सेल्फ की बात की गई है स्व विकास के लिए, तो इसमें सोसाइटी को वो अपना नहीं मानता, सिर्फ सेल्फ के लिए ये चीजें बोला है थ्योरी में। किसकी थियरी में? सर ये जितनी भी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। हाँ, जितनी भी थियरी पढ़े तो सेल्फ का विकसित होना ही तो सोशलाइजेशन है। तो सर वो समाजीकरण जो सोसाइटी है, को सेल्फ का पार्ट नहीं मानता वो सोसाइटी को। कौन नहीं मानता? कई सिद्धांत पढ़े ना आपने। यस सर, मैं इन जनरल टर्म बोल रही भाई हूँ। तो इन जनरल कैसे कह सकती हैं जया? सब थियरी अपनी अलग अलग कॉन्सेप्ट पे है ना। फ्रॉयड समाज को नहीं महत्व देते हैं, वो तो कहते हैं कि समाज के जो व्यवहार है वो भी व्यक्ति के सुपर ईगो में ही हैं। बाकी सारे लोग समाज को महत्व दे रहे हैं, चाहे दुर्कheim हो, चाहे कूली हो, चाहे मीड हो। इन लोगों ने समाज की अस्तित्व को भी स्वीकार किया है और व्यक्ति का और समाज के बीच अंतर क्रिया की वजह से ही व्यक्ति का स्व विकसित हो रहा है। फ्रॉयड के सिद्धांत में जरूर है कि वो इड ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं और वहां पर सुपर ईगो के लिए कहते हैं कि नैतिक जो कार्य हैं, परंपराएं, वो व्यक्ति के अंदर निहित होती हैं, सुपर ईगो से वो रेगुलेट होता है। ऐसे कह सकते हैं। इन जनरल तो हर सिद्धांत के लिए अलग अलग बात करना पड़ेगा ना। यस सर। और किसी का